आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आपके साथ हूं आस्था कौशिक और मेरे साथ मौजूद है हमारे मैनेजिंग एडिटर उदय सिन्हा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दिन की कई बड़ी खबरों में आज हम सबसे पहले बात करेंगे गोधरा कांड में ऐलान हुई सजा की। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं ये खास कार्यक्रम न्यूज लाइन। तो गोधरा कांड मामले में साथी की स्पेशल कोर्ट ने 31 दोषियों को सजा का ऐलान किया है। इस मामले में अदालत ने 11 दोषियों को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आखिरकार 9 साल का इंतजार खत्म हुआ जब गोधरा कांड में हत्या और आपराधिक षड्यंत्र रचने वाले 31 आरोपियों की सजा का ऐलान कर दिया गया। साबरमती जेल की विशेष अदालत ने 11 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। 11 दोषियों में इस्माइल सुजैल उर्फ हाजी बेहरा, रमजानी बेहरा, रज्जाक कुरकुर, जाबिर बेहरा, सिराज बाला, इरफान भोपा कलंदर, इरफान पातड़िया, महबूब लतिका, हसन लालू, आजमाओ हम जिगर आजमाएं, जो भी दोषी है उसको सजा मिलेगी। लेकिन 9 साल गुजर गए, स्पेशल कोर्ट का फैसला है। अभी बहुत गुंजाइश है। अभी इन लोगों को मुजरिम नहीं कहा जा सकता, अभी भी ये लोग मुलजिम हैं। और जो छोड़े गए हैं उनकी तादाद है 63 लोग, और 63 लोग छोड़े जाते हैं। दलील और सबूत की कहीं न कहीं कमी है। उन 63 लोगों को जिस तरह छोड़ा गया है, इतने बेदाग तो नहीं होंगे। क्या जो फंसे हैं यही दागदार हैं? कहीं ऐसा न हो कि बेकसूर को सजा मिल जाए और जो काम कर गए उनको छोड़ दिया जाए। तो इंसाफ का पैमाना जो है, जो इंसाफ का मीजान है, वो बहुत बुलंद होना चाहिए। और उसमें दलील, सरकारी दलील जो है वो बहुत कमजोर पड़ जाती है। आखिर में जाके जितना वक्त करता है उतनी ज्यादा सरकारी दलील में कमजोरी आती चली जाती। अभियोजन पक्ष जो है वो ऐसा लगता है बिल्कुल बेबुनियाद केस लड़ रहा है। ये कहीं कहीं अफसोसनाक है। नहीं, इरफान रसूल साहब, हमारे यहाँ जो रवायत है, हमारे यहाँ जो मानना है, एक तरीके से जो कानून की प्रक्रिया है, उस कानून की प्रक्रिया के तहत तब तक कोर्ट किसी को सजा नहीं देती जब तक उसे बियॉन्ड डाउट, जब तक उसके खिलाफ सबूत नहीं मिलता। अब यहाँ ये 63 लोगों को जो छोड़ा गया, संभवतः उनके खिलाफ सबूत उतने नहीं थे कि कानून उतने नहीं थे। तो कम और सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि अगर सबूत नहीं मिले तो कानून के सामने उनको छोड़ने के अलावा और क्या रास्ता था? अगर कानून उन्हें नहीं छोड़ता तो भी ये बात होती कि पुख्ता सबूत नहीं थे, फिर भी उन्हें सजा नहीं। मेरा कहना होमवर्क होना चाहिए, कंप्लीट होमवर्क होना चाहिए। उन दलीलों को जमा करने की कोशिश की जाए। कभी कभी सबूत है लेकिन आप पेश नहीं कर पाए, अगर सबूत लेके आप उतर नहीं पाए कोर्ट में, तो वो उसका फायदा उन्हें मिल जाता है, उन मुलजिमों को, और उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं कि बावजूद इसके कि इतना बड़ा घिनौना कारनामा अंजाम दिया, उसके बाद भी हम लोग बरी हो गए। और जो फंसे हैं उनके लिए तो खैर गुंजाइश है, वो अपील करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और उनकी हाई कोर्ट सजा बरकरार रखता है, हाई कोर्ट बरी कर देता है, ये तो नेक्स्ट स्टेप होगा। लेकिन आज जो बरी हुए, मेरा ये कहना है कि जब सरकारी दलील लेकर कोर्ट अभियोजन पक्ष जाता है तो होमवर्क की और तैयारी है। क्योंकि शर्मनाक ऐसे कई इशरत जहां मामला आप देख लीजिए, सोहराबुद्दीन देख लीजिए, कहीं न कहीं अब सरकारी पक्ष है वो ऐसा लगता है कि दलील में कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे जुडिशरी की बदनामी है, इससे इंसाफ बदनाम होता है। इसमें भी जो मुख्य जो जिसके ऊपर अभियोग था वो उमरोज या क्या नाम है उनका, उन्हें बिल्कुल बरी कर दिया गया है बाइज्जत। कोई सजा नहीं। मेन एक्यूज मुख्य अभियुक्त जो है उसे बरी कर दिया गया। आपने इस बात को माना। मेरा कहना है कि इल्जाम जब आता है तो कुछ न कुछ उसकी बुनियाद जरूर होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ दस्तावेज दफन होते चले जाते हैं और सबूतों की और दलीलों की कमी होती चली जाती है। कुछ गवाह मुकर जाते हैं, कुछ अहम गवाह अपने बयान से पलटने की कोशिश करते हैं। हमने गुजरात में जाहिरा शेख पे हमने गुजरात में कंटिन्यू ये देखा, आज तक जाहिरा शेख पे गुजरात में यही चीज देखी गई। या तो गवाह मुकर जाते हैं, सबूतों के अभाव में अक्सर लोग धीरे धीरे हो जाते हैं। आरिफ जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे ये प्रश्न लेते हैं, उनसे इनका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आरिफ जी, इतने सालों बाद ये जो फैसला सुना है यहाँ पर स्पेशल कोर्ट ने, जितने लोगों को 31 लोगों को यहाँ पर दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है, लेकिन अभी स्पेशल कोर्ट का मामला है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर प्रेसिडेंट है। आखिर कैसे मिलेगा यहाँ पे गोधरा के गुनहगारों को इंसाफ?
देखिए, पहला जो मेरा पॉइंट है कि जो जजमेंट स्पेशल कोर्ट ने दिए हैं, जो फैसले दिए हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 जो मेरा ये कि जिस ढंग से जांच एजेंसियों ने काम किए हैं इसके अंदर, इन्होंने फैक्ट को लेकर रिजल्ट को ऑलरेडी तय कर रखा था, रिजल्ट को उसके हिसाब से कोरोबेट किया है। ये नहीं कि फैक्ट किस डायरेक्शन में हमको ले जा रहे हैं उसको उस तरफ इनका ध्यान नहीं गया, या शायद इन्होंने डाला नहीं। तो एक तो मुझे इनके जांच, जिस ढंग से जांच एजेंसियों ने जांच की है उस पर मुझे थोड़ा सा एक सवालिया निशान होता है। दूसरा, जो जजमेंट दिया गया ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ये आप कैसे कह सकते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड? ये कैसे कह सकते हैं? ये गलत प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए आरिफ निसार साहब। हम जजमेंट पर कैसे कह सकते हैं? आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैसे कह सकते हैं? क्या दलील है आपके पास इसकी? क्या दलील है? जी बिल्कुल आरिफ निसार साहब, आप क्या बताएंगे कि क्या दलील है आपके पास? देखिए, अगर हम बात करें गोधरा के जो बोगीज जो बर्न हुई हैं, अगर आप उस बोगीज को ध्यान से देखें, जिनसे तो हमेशा ये कहा गया था कि जब कुछ जांच एजेंसीज ने कहा था कि अंदर से आरिफ निसार साहब, सवाल ये पैदा था जो 63 छोड़े गए वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जो 11 को सजा हुई वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो कहां पॉलिटिक्स मुतासिर है? छोड़े गए वो भी गलत छोड़े गए, आपका मतलब ये है? देखिए, छोड़े गए और सजा दी गई, ये दोनों ही सिस्टम में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज का इन्फ्लुएंस जरूर है, क्योंकि जिस ढंग से जांच एजेंसीज ने जिस भी चीज में कोर्ट ने अपना हस्तक्षेप किया, कानून ने अगर उस पर सुनवाई की, तो हम ये कतई नहीं कह सकते कि उसमें राजनीतिक साजिश है या किसी भी इस तरीके। इन दोनों अल्फाज का फर्क समझना चाहिए। आरोपी और आरोपित अल्फाज का फर्क समझना चाहिए कि कौन आरोपी है जिसपे आरोप लेकिन लगाया ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि फौरन जुबान से इस बात को निकाल दिया जाता है कि वो मुजरिम है। क्योंकि हमें जब अदालत किस लिए, अदालत तय करेगी कि वो मुजरिम है कि नहीं। इल्जाम तो हम आप पर भी लगा सकते हैं, लेकिन अदालत तय करेगी कि आप मुजरिम है कि नहीं। इसका बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इरफान जी, ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी नाइंसाफी तो ये है कि जिन लोगों ने जानें गंवाई हैं, जिनको असल में इंसाफ की दरकार है, इतने साल हो गए और इतने साल बाद आज ये स्पेशल कोर्ट फैसला देती है, 63 लोग बरी हो जाते हैं। अभी 31 लोगों जिनको सजा सुनाई भी गई है, उनके सामने भी अभी काफी विकल्प है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे सवाल ये कि क्या अगर इतने साल और आगे लड़ाई चलेगी तो कब मिलेगा यहाँ पर इंसाफ? कुछ और डालेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। देखते रहिए न्यूज लाइन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल में 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 27 अप्रैल, 3 मई, 7 मई और 10 मई को 6 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। जबकि असम में 2 चरणों में चुनाव होंगे, जहां पे 4 अप्रैल और 11 अप्रैल को चुनाव होगा। तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी में 13 अप्रैल को चुनाव कराए जाएंगे और मतों की गिनती 13 मई को होगी। इन राज्यों में चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से भी लागू हो गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी बताया कि इन राज्यों में चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 1 जून को समाप्त हो रहा है, जबकि तमिलनाडु विधानसभा 16 मई और असम विधानसभा का 28 मई को कार्यकाल समाप्त होगा। केरल विधानसभा का कार्यकाल 23 मई को समाप्त होगा और पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि तमिलनाडु में 234 और असम में 126 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन चुनाव में पहली बार एनआरआईज भी वोट दे पाएंगे। तो बिल्कुल उदय जी, इस बार जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कहा है, पूरा शेड्यूल तो जारी कर दिया है, इस बार खास बात है एनआरआई भी वोट दे पाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात हुई है कि एनआरआई आए, और इसके पहले भी पोस्टल बैलेट से वो लोग वोट देते थे। पोस्टल बैलेट से बहुत सारे लोग वोट देते थे, लेकिन इसमें एनआरआई वोट जो देने आएंगे वो पीआईओ टाइप के नहीं होंगे कि ये पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन के नहीं है, यानी जो हैं ऑलरेडी विदेश में सेटल है, उनके पास भारतीय पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट जिनके पास है, और वही आके यहाँ पर वोट दे पाएंगे। ये इसके पहले पोस्टल बैलेट भी देते थे। कोई इसमें मैं बहुत ज्यादा खास बात नहीं देखता। बिल्कुल। इरफान रसूल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान जी, आपसे चाहेंगे कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, आखिर राज्यों की बात की जाए तो किस प्रकार के समीकरण है और क्या वहां पर राजनीतिक स्थिति रहती है, उस पर आप प्रकाश डालें।
देखिए, असम, वेस्ट बंगाल और केरल और तमिलनाडु, 4 राज्यों में जो अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या है, साफ तौर से बजट में ही हमने देखा कि एएमयू का कैंपस मुर्शिदाबाद में घोषित किया गया। उसके लिए 50 करोड़ एएमयू के लिए डिक्लेयर किए गए और कॉर्पस एलोकेट किया गया। और मल्लापुरम जो केरल में है, ये 2 आवाजें जो सेंटर से गई हैं कल, ऐसा लगता है आहट मिल चुकी थी उनको कि ये बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है और आज चुनाव का ऐलान हो गया और रूठने मनाने का सिलसिला शुरू होगा। तुमको हो जो पसंद वही बात कहेंगे, तुम को कहो रात तो रात कहेंगे। असम की स्थिति ऐसी है कि जिस तरह से यूडीएफ एक नई पार्टी असम में उभर कर पिछली बार आई थी, तो पूरे 5 साल तक कांग्रेस ने इस बात की कोशिश की कि इसको किस तरह ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया जाए। तो बहरहाल ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं तरुण गोगोई साहब जो हैं वो अपनी सीट बचाने में और अपना वजूद बचाने में कामयाब हुए हैं। पार्टी पूरी तरह अभी बिखर चुकी है और अफरा तफरी के आलम में कश्मकश में मुबतला है। जमीयत उल उलमा जो बहुत बड़ा बैनर था, जो सरपरस्ती कर रहा था यूडीएफ की, उसमें कहीं न कहीं बिखराव आ चुका है। और 6 तारीख को जमीयत की दूसरी जो लाइन है महमूद मदनी साहब की, वो ये तय करेगी कि यूडीएफ को वो सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। वेस्ट बंगाल की सूरत हाल ये है कि लेफ्ट से जो हालात अभी हैं मौजूदा, वो ममता बनर्जी ऐसा लगता है कि देश की रेल मंत्री, बल्कि उनकी निगाहें जो प्रदेश की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है उस पर है और ज्यादा समय उनका वेस्ट बंगाल में ही गुजरता है। इस तरह से लोकल बॉडीज के इलेक्शन में उनको जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। वो विधानसभा चुनाव में भी अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी और कहीं न कहीं वापस आने सरकार में आने की पूरी कोशिश करेंगी, जिस तरह से रेल बजट में भी उसका नजारा देखने को मिला। इरफान रसूल साहब, एक सवाल लेना चाह रहा हूं और वो ये कि क्या मुद्दे हो सकते हैं। जैसे आपने असम की बात की, यूडीएफ की बात की, यूडीएफ की जानकारी दी हमारे दर्शकों को। यूडीएफ, जैसा मुझे याद है, यूडीएफ ने पिछले विधानसभा चुनाव में 13 सीटें हासिल की थी, 13 विधानसभा सीटों पर उसका अख्तियार बना था। अब इस बार क्या अगर जमीयत उसको सपोर्ट नहीं देती है यूडीएफ को, तो क्या आपको लगता है यूडीएफ अपने बल पे और सीटें बढ़ाएंगी या घटेंगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जमीयत, अरशद मदनी साहब का ग्रुप है वो उनको जमीयत से बेदखल कर चुका है, लेकिन महमूद मदनी साहब का जो ग्रुप है, जिसके फादर मौलाना अरशद मदनी थे, जिसको वो फाउंडर मानते हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल इस पार्टी का, यूडीएफ का, तो उन्होंने वहां जाने का मन बना लिया और ऐलान भी कर दिया। लेकिन उस ग्रुप ने 6 तारीख को फैसला करने की बात कही है। सवाल ये बहरहाल मदनी फैमिली का मामला तो है ही। दूसरी बात यह है कि जब वो लोकसभा के लिए चुने गए और लोकसभा पहुंचे और जो सीट छोड़ी थी विधानसभा, उन्होंने वो विधानसभा सीट भी बदरुद्दीन अजमल साहब नहीं जीत पाए। तो कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव के बाद ही अफरा तफरी का आलम शुरू हो गया था, जिसका असर देखने को उसी वक्त से मिल रहा था। जी, रविकांत संवाददाता हमारे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रविकांत, आपसे जानना चाहेंगे आज क्या कुछ मुख्य पहलू या मेन पॉइंट्स रहे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के? देखिए, जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं आस्था, उसकी घोषणा कर दी गई है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, इन तीनों राज्यों में एक साथ चुनाव किए जाए होंगे और तीनों राज्यों में 13 अप्रैल को ही चुनाव होंगे। साथ ही साथ असम की अगर बात की जाए, असम में 2 फेज में चुनाव होंगे, जिसमें 4 अप्रैल और 11 अप्रैल को चुनाव की घोषणा की गई है। और अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए, पश्चिम बंगाल में 6 फेज में चुनाव होंगे, जिसमें 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 27 अप्रैल और साथ ही साथ 3 मई, 7 मई और 10 मई को चुनाव होंगे। यानी कि पश्चिम बंगाल को लेकर जब सवाल पूछे गए तो उसमें ये जरूर कहा गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि वहां का मामला थोड़ा संवेदनशील माना जाता है और वहां पर नक्सलियों का वहां बहुत ज्यादा बोलबाला है। यही कारण है कि वहां पर चुनाव जो है शांतिपूर्ण कराया जाना एक चुनौती जरूर है। यही कारण है कि उसको 6 चरणों में किया गया है। जी बिल्कुल। क्या इलेक्शन कमिश्नर की ओर से इस बार किन्हीं प्रांतों को या फिर जिलों को संवेदनशील भी घोषित किया गया है? देखिए, अभी तक कोई भी ऐसा एरिया या क्षेत्र नहीं है आस्था जिसे लेकर कहा गया हो कि इस एरिया पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह से 6 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, उससे इलाके की संवेदनशीलता और गंभीरता लगाया जा सकता है। और जिस तरह से अगर चुनाव की बात की जाए कि पहले से तय माना जा रहा था कि बजट के बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी और यही कारण था कि जब रियल बजट पेश किया जाता है उसी दिन ममता बनर्जी के जितने सांसद होते हैं वो पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो जाते हैं। तो कहने की संदेश दे दिया गया था पहले से ही कि चुनाव होने वाले हैं। यही कारण है कि रेल